तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को 4 सिस्टम दिया गया है और हम लोगों को ये निकालना है कि कौन सा वाला सिस्टम रिकर्सिव है। ठीक है, तो रिकर्सिव का मतलब क्या है? रिकर्सिव का सिंपल मतलब है फीडबैक कौन से सिस्टम में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक नॉन रिकर्सिव मतलब जिसमें फीडबैक नहीं है ऐसे कोई सिस्टम कंसीडर करें तो देखिए ये वाला एक सिस्टम है जिसका गेन है आपका के। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंपल इनपुट एक्स ऑफ टी है और यहाँ पे एक सिंपल आउटपुट वाई ऑफ टी है। ओके, तो यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है तो आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा? वाई ऑफ टी इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ टी, राइट। ओके, तो यहाँ पे कोई फीडबैक ना रहने के कारण आउटपुट का एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को हम लोग नॉन रिकर्सिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जिसमें आउटपुट का एक्सप्रेशन सिर्फ इनपुट के एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिकर्सिव सिस्टम। ओके, तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग फीडबैक सिस्टम कहेंगे या रिकर्सिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को इसीलिए हम लोग फीडबैक सिस्टम कहेंगे या रिकर्सिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो इसका अगर आउटपुट का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले तो क्या होगा? देखो देखो यहाँ का जो आउटपुट है वाई ऑफ टी है, तो वाई ऑफ टी का देखो डिले हो रहा है 1 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? वाई ऑफ टी माइनस ऑफ 1, राइट। ओके, ठीक है, तो वाई ऑफ टी माइनस ऑफ 1 जो है वो मिक्स हो रहा है इनपुट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा सिग्नल? एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी माइनस ऑफ 1। ओके, ठीक है, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी माइनस ऑफ 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा सिग्नल? के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, इक्वल टू क्या होगा आपका? इक्वल टू आपका आएगा वाई ऑफ टी। ओके, ठीक है, तो देखो ये जो वाई ऑफ टी का एक्सप्रेशन है ये देखो डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर एज वेल एज आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को देख के हम लोग इजीली कह सकते हैं कि एक किसका एक्सप्रेशन है? एक रिकर्सिव सिस्टम का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओके, तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में देखो आउटपुट का एक्सप्रेशन जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एज वेल एज आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला सिस्टम क्या है? रिकर्सिव सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 नंबर ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो आउटपुट का एक्सप्रेशन जो है वो इनपुट के एक्सप्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला नॉन रिकर्सिव है, रिकर्सिव नहीं है। ठीक है, ओके, अगर ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें तो आउटपुट का एक्सप्रेशन जो है देखो इनपुट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी नॉन रिकर्सिव है, रिकर्सिव नहीं है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो आउटपुट का एक्सप्रेशन देखो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है एज वेल एज आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला रिकर्सिव है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से नंबर 1 ऑप्शन और नंबर 4 ऑप्शन रिकर्सिव सिस्टम का है और 2 और 3 नॉन रिकर्सिव सिस्टम का है। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, इस सिस्टम के लिए हम लोगों को कॉजलिटी, लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस चेक करना है। तो किसी सिस्टम को हम लोग कॉजल कब कहेंगे? जब उस सिस्टम का आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट के ऊपर और पास्ट इनपुट के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, और किसी सिस्टम को हम लोग नॉन कॉजल कब कहेंगे? जब उस सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट के साथ साथ फ्यूचर इनपुट के ऊपर भी डिपेंड हो। ठीक है, तब हम लोग उस सिस्टम को नॉन काउजल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा सिस्टम। तो y ऑफ 2 अगर हम लोग ले, ठीक है, तो फिर देखो एक्स ऑफ 2 स्क्वायर मतलब एक्स ऑफ 4। ठीक है, मतलब y ऑफ 2 जो है वो एक्स ऑफ 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एट टी इक्वल टू 2 इंस्टेंट में जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है एट टी इक्वल टू 4 इंस्टेंट के इनपुट के ऊपर। ठीक है, तो इस हिसाब से इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन काउजल कहेंगे। ठीक है, ओके,
ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, तो सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग लीनियरिटी चेक करने जाए, ठीक है, तो किसी सिस्टम को हम लोग लीनियर कब कहेंगे, जब उसका ये जो x का पावर है, ठीक है, ये x का पावर जब 1 हो, तब हम लोग उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका देखो x का पावर देखो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग टाइम इनवेरियंस भी चेक करने जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से तो पता ही चल रहा है कि टाइम वेरिएंट ही होगा ये वाला सिस्टम। फिर भी अगर हम लोग टाइम इनवेरियंस और टाइम वेरिएंस का अगर कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बोले कि y ऑफ टी जो है, ठीक है, ये जो y ऑफ टी है वो क्या है, एक्स ऑफ टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो t है, ठीक है ना, ये जो t है, ये t का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और इस t में कोई स्केलिंग ना हो, मतलब ये वाला सिस्टम अगर ऐसा हुआ y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ ए टी, ऐसा भी अगर हुआ, ठीक है, तो फिर भी वो वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t का स्केलिंग है। ओके, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ सिस्टम रहा y ऑफ टी इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी, मतलब एक्स ऑफ टी का जो कोफिशिएंट है वो टाइम डिपेंडेंट हुआ। ठीक है, तो फिर भी वो वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं और एक बार बोल देता हूँ, देखो कोई सिस्टम टाइम वेरिएंट कब होता है, जब y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, मतलब x का जो मतलब t का जो पावर है वो जब 1 के अलावा और कुछ हो, मतलब 2, 3, 4 या 1/2 ऐसा कुछ हो, तब उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट कहेंगे। ओके, और अगर इनपुट का जो मतलब यहाँ का जो एक टी है, इस टी में अगर स्केलिंग रहा, ठीक है ना, मतलब एक्स ऑफ 2t या एक्स ऑफ 3t या एक्स ऑफ 4t ऐसा कुछ अगर रहा, तो फिर भी उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट कहेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद देखो y ऑफ टी इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी, मतलब अगर कोई एक सिस्टम, ठीक है, जिसका इनपुट है उसका जो कोफिशिएंट है वो अगर टाइम डिपेंडेंट रहा, ये जो टी एक्स ऑफ टी या टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी ऐसा कुछ अगर रहा, तो फिर भी उस सिस्टम को हम लोग टाइम वेरिएंट कहेंगे। ओके, परंतु यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिया हूँ, ये जो एग्जाम्पल हम लिया हूँ, इस एग्जाम्पल में देखो एक्स का जो पावर है, ठीक है, एक्स का जो पावर है वो 1 है। ठीक है, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है। ओके, तो इस हिसाब से ये जो सिस्टम है ये लीनियर है बट टाइम वेरिएंट है। ओके, तो मैं अगर एक टाइम मतलब टाइम इनवेरिएंट और लीनियर सिस्टम का एग्जांपल लूँ, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे ले लेता हूँ वो एग्जांपल, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का अगर एग्जांपल लिया तो फिर क्या होगा, y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ t माइनस ऑफ 1, ये वाला है एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का जो पावर है वो देखो 1 है। ठीक है, तो लीनियरिटी कॉन्सेप्ट जो है वो, मतलब लीनियरिटी का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो t है, इस t का देखो पावर जो है वो 1 है और इस t का कोई टाइम स्केलिंग नहीं है, और यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट और लीनियर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग एक नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का एग्जांपल ले, ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो y ऑफ t इक्वल टू मॉड ऑफ x ऑफ t। ठीक है, ओके, तो इस मॉड के वजह से ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है, क्योंकि मॉड जो है वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ रहता है। ठीक है ना, तो मतलब पावर जो है 1/2 आ जा रहा है, तो इसीलिए ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है। ठीक है, एक्स का पावर जो है 1/2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब 1/2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है। ठीक है, और टाइम इनवेरिएंट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे टी का देखो पावर क्या है, 1 है। ओके, और यहाँ पे टाइम स्केलिंग भी नहीं है टी में। ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखो
एक्स का जो कोफिशिएंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से ये वाला सिस्टम क्या है, लीनियर मतलब नॉन लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, फिर भी मैं और थोड़ा सा चीज डिस्कस कर लिया फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इनवेरिएंट एंड काउजल एंड लीनियरिटी। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स एज ऑफ एन दिया गया है, ठीक है, और उस सिस्टम में एक इनपुट एक्स ऑफ एन दिया गया है, ठीक है, और हम लोगों को उस सिस्टम का आउटपुट वाई ऑफ एन निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को एज ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, तो एज ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एज ऑफ जेड इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 1/2 जेड इनवर्स। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इस जेड के जगह में ई टू दी पावर, इस जेड के जगह में ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा बैठाना है, ठीक है। ओके, तो एज ऑफ ई टू दी पावर ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 1/2 ई टू दी पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा, राइट। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, इनपुट को एक बार देखना है, ठीक है, तो इनपुट में ये देखो ए वाला वैल्यू देखो एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, तो हम लोगों को एज ऑफ 0 मतलब एज ऑफ 1 निकालना है, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 और ये वाला 1 आएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो अब y ऑफ n का जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, y ऑफ n इक्वल टू 3 इंटू 2, ओके, मतलब 6, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो फिर A B C D, तो D वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को और सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा दूसरे वाला कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम लोग ये दूसरा टर्म देखें एक्स ऑफ एन का, तो फिर यहाँ पे देखो इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई। ओके ठीक है, तो इस हिसाब से एज ऑफ ई टू दी पावर ऑफ जे पाई ऐसे लिख देंगे, मतलब ओमेगा के जगह में पाई लिख देंगे। ओके, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 1/2 होल टू दी पावर ई टू दी पावर माइनस ऑफ जे पाई, राइट। ओके, तो इस हिसाब से 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ 1/2। ओके, तो 3/2 आ जाएगा। ओके, तो इसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हम लोगों को आउटपुट का दूसरा टर्म मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो y ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, y ऑफ n इक्वल टू पहले हम लोगों का क्या मिला है, डी सी वैल्यू 6, ओके, प्लस 3/2 cos पाई n प्लस पाई/3। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, y ऑफ n इक्वल टू 6 प्लस ऑफ 3/2 cos पाई n प्लस ऑफ पाई/3। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन दिया गया है और हम लोगों को इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने से पहले हम लोगों को पहले इस सिग्नल का, ठीक है, पीरियोडिसिटी चेक करना है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 cos 0.5 पाइन ऐसा दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 5 cos ओमेगा एन से, ठीक है, तो फिर ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0.2 पाई ऐसा आ रहा है, राइट। तो अब इस सिस्टम का पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए हम लोगों को ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई एन इंटू एम, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ओमेगा के जगह में क्या लिखेंगे, 0.2 पाई, ओके, इक्वल टू 2 पाई बाई एन इंटू एम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 10 कर दिया और यहाँ पे 5 कर मतलब पाई लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाई एन इंटू एम। ओके ठीक है, तो पाई पाई गॉट कैंसिल, 2 गॉट कैंसिल, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, 1/10 इक्वल टू m बाई
n, ओके। तो इस ये जो सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, इसका पीरियोडिसिटी का कंडीशन क्या है, m बाई n जो है वो इंटीजर बाई इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/10 है, ठीक है, मतलब इंटीजर बाई इंटीजर है, तो इस हिसाब से ये वाला सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसका पीरियड कितना हुआ, n इक्वल टू 10, ओके। तो इसका पीरियड n इक्वल टू 10 हुआ, ओके। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता, ये वाला सिग्नल अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता, ठीक है, मतलब ये वाला सिग्नल अगर x ऑफ t इक्वल टू, ठीक है, 5 cos, ठीक है, 0.2 पाई t अगर होता, ठीक है ना, n ना हो के अगर t होता, ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे देखो ये वाला सिग्नल जो है वो पीरियोडिक ही होता, ठीक है, हम लोगों को इसका पीरियोडिसिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। ये सिग्नल पीरियोडिक ही होता जब कंटिन्यूअस टाइम होता, मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर होता है तो फिर ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट पीरियोडिक सिग्नल ही होता, हम लोगों को इसका पीरियोडिसिटी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 0.2 पाई ऐसे लिख देते हैं, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0.2 पाई, तो पाई और पाई गॉट कैंसिल होता, तो यहाँ पे टी इक्वल टू डायरेक्टली 10 हो जाता, ठीक है, ओके। तो अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हुआ तो फिर हम लोगों को पीरियोडिसिटी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, साइन या कोसाइन अगर सिग्नल हुआ तो, ठीक है। परंतु डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में ये गारंटीड नहीं है कि ये वाला सिग्नल पीरियोडिक होगा ही, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को पीरियोडिसिटी चेक करना होगा, ठीक है, और m बाई n का रेशियो इंटीजर बाई इंटीजर लाना होगा फॉर पीरियोडिसिटी, ठीक है। अगर m बाई n का रेशियो इंटीजर बाई इंटीजर अगर ना रहा तो फिर ये वाला सिग्नल क्या हो जाता, नॉन पीरियोडिक हो जाता, तो उस केस में टाइम पीरियड का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखिए लेंथ ऑफ x1 ऑफ n कितना दिया गया है, 5, ओके। लेंथ ऑफ x2 ऑफ n कितना दिया गया है, 7, ओके। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ x1 ऑफ n कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ n हम लोगों को निकालना है, ओके। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है l इक्वल टू L1 प्लस ऑफ L2 माइनस ऑफ 1, ओके। जहाँ पे L क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ द सिग्नल आफ्टर द कॉन्वोल्यूशन, ओके। और L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सिग्नल, L2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंड सिग्नल, ओके। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सिग्नल कितना दिया गया है, 5, प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड सिग्नल कितना दिया गया है, 7, माइनस ऑफ 1, तो एल का वैल्यू कितना आया, 11। मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कन्वोल्यूशन बिटवीन x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n क्या है, 11, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 11 है, ठीक है।